बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तमाम न्यू आने वाले व्यूअर्स को भी वार्म वेलकम। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस पर वक्त मिलती रहें। आज हम एक और न्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग और हम सब जिस प्रॉब्लम से परेशान हैं वो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। वो टॉपिक है व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि इन्फ्लेशन होती क्या है, इन्फ्लेशन होती किस तरह से है, इसके पीछे कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और इन्फ्लेशन से के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये किन किन लोगों को किस किस तरह से इफेक्ट कर सकती है और आखिर में हम देखेंगे कि आखिर ये इस इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए बगैर किसी देर के हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली राइजिंग जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस है कि अगर आपके जनरल प्राइस लेवल के अंदर इंक्रीज आ जाए तो उसको हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। जनरल प्राइस लेवल का मतलब ये होता है कि ऑन एवरेज तमाम गुड्स की जो एवरेज प्राइसेस हैं वो अगर इंक्रीज हो रही हो तो उसको हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हमारी जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो रही हो तो उसको भी हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि पहले सपोज अगर 100 रुपीज़ में आप एक आइटम परचेज कर रहे थे, अब वही सेम आइटम आपको 100 की जगह 150 की मिलने लग जाए, इसका मतलब क्या है कि आपकी मनी ने परचेजिंग पावर लूज कर दी है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी इन्फ्लेशन आती है तो आपके जो इनकम है वो पहले से कम गुड्स परचेज आप कर सकते हैं ड्यू टू प्राइसिंग इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन से मिलती जुलती एक टर्म है स्टैगफ्लेशन। इसका थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन में क्या डिफरेंस है। इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, जबकि स्टैगफ्लेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई हो और इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो तो ऐसी सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और ये क्यों होता है, जब आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, जैसे रिसेशन का पीरियड में आप चले जाएं तो रिसेशन में आप देखते हैं इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों प्रॉब्लम्स को हम ट्विन इवल्स भी कहते हैं कि ये दो बुराइयां हैं इकोनॉमी के अंदर। ये दोनों अगर एक साथ राइज हो रही हो तो इस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसी तरह से एक टर्म हम हाइपर इन्फ्लेशन यूज करते हैं, आप लोगों ने सुनी भी होगी इसको। हाइपर इन्फ्लेशन हम कहते हैं जब आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इन्फ्लेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन हो जाए। कुछ इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अगर आपकी इन्फ्लेशन 50% पर मंथ ज़्यादा हो तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। कुछ बुक्स में अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे 100% भी नंबर लिखा है। बट जनरल रूल ये है कि अगर आपके रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस हो, बहुत तेज़ी से प्राइसेस चेंज हो रही होंगी, सुबह एक प्राइसेस है शाम को दूसरी हो जाए, नेक्स्ट डे प्राइस चेंज हो जाए, तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ये हाइपर इन्फ्लेशन की जो मेन कॉजेज़ हैं वो सबसे बड़ा कॉज का एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है कि अगर आप अपने अखराजात पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर लेते हैं और प्रोडक्शन आपके मुल्क में हो नहीं रही तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा वैल्यू लूज कर जाएगी और उससे क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ आप चले जाएंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर किस तरह से किया जा सकता है। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं। मेन जो दो टूल्स हैं हमारे वो हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं इसके ऊपर हम एक फ्यूचर में डिटेल वीडियो बनाकर उसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर दे देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या क्या हैं। प्राइमरी जो कॉजेज हैं इन्फ्लेशन के वो तीन मेजर कॉजेज हैं। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि हाइपर इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ मनी की वजह से आती है। तो सबसे पहला कॉज भी इसका ये है कि अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट करने लग जाए तो जो उसके लिए एक इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरी भी है जिसको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहा जाता है कि मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइसेस। वो भी फ्यूचर में हम उसके ऊपर भी डिटेल्ड एक वीडियो बनाएंगे। आज हमारा टॉपिक नहीं है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही मैं आपको दूंगा सिर्फ। तो जब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहती है कि अगर आप जितने ज़्यादा करेंसी प्रिंट करेंगे वो करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इन्फ्लेशन, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो है वो रियल वेरिएबल आउटपुट है। जब तक आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को आप पैसे दे दें, तो उससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ नहीं आएगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगी। वही सेम पैसे लेके लोग मार्केट जाएंगे, डिमांड इंक्रीज करेगी और आप की प्राइसेस जो हैं वो राइज कर जाएंगी।
सेकंड जो मेन कॉज है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, ये वो इन्फ्लेशन है जो डिमांड साइड से आती है। डिमांड अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए लेकिन सप्लाई उसको मीट ना कर पाए, तो उससे क्या होगा, शॉर्टेज क्रिएट होगी। और जब शॉर्टेज क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली इकॉनमी जो है वो ओवर हीट हो जाएगी, और ओवर हीट होने के नतीजे में आपकी प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा राइज कर जाएंगी। अब डिमांड आपकी डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से राइज कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो जाए, आप की कोई चीज़ ट्रेंड के अंदर आ जाए, डिफरेंट और भी कॉजेज हो सकते हैं। इमिग्रेशन आपकी कंट्री के अंदर बढ़ जाए, बाहर से रेफ्यूजीज आपकी कंट्री में आकर रहने लग जाए, तो तमाम रीजंस की वजह से जो है वो आपकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और डिमांड की इंक्रीज होने की वजह से जो इन्फ्लेशन आती है उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ये हम एक ग्राफिकल एनालिसिस देख लेते हैं कि ये इनिशियली हमारी ये एग्रीगेट सप्लाई है, और ये AD1 जो है वो इनिशियल डिमांड है, जहाँ पे प्राइस ये आप देखें तो P0 है और आउटपुट Y0 है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारी किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड अगर राइज कर गई, तो ये डिमांड कर्व यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये येलो एरो आप देख रहे हैं। तो AD1 के ऊपर डिमांड शिफ्ट हो गई, तो आप देख सकते हैं न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहा है, जहाँ प्राइसेस जो हैं पहले से क्या हो गई हैं, राइज हो गई। लेकिन प्राइसेस के राइज होने के साथ साथ आप अगर देखें तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज कर गया है। अब डिमांड आप देखें, एक और भी रीजन हो सकती है डिमांड की, जो फेस्टिवल्स वगैरह, जिस तरह से ईद आती है, रमजान आता है, कोई भी आपका क्रिसमस है, इवेंट आता है, तो उसके ऊपर भी आप देखते हैं कि प्राइसेस राइज हुई होती हैं। कि प्राइसेस राइज होने के साथ साथ आपकी वो क्वांटिटी भी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि प्राइसेस राइज हो रही हैं, बट साथ ही साथ आउटपुट भी राइज कर रहा है। इंपॉर्टेंट कॉज जो इन्फ्लेशन का है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बेसिकली सप्लाई साइड से आती है, और ये तब आती है इन्फ्लेशन की जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट रेज कर जाए। अब प्रोडक्शन कॉस्ट जिस मर्जी रीजन की वजह से रेज कर जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपका रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाए, आपकी करेंसी डिवैल्यू हो जाए, अगर आप अपनी प्रोडक्शन के अंदर इंपोर्टेड आइटम्स इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंसी डिवैल्यू हो जाए, उसकी वजह से भी आपका रॉ मटेरियल्स क्या करेगा कि एक्सपेंसिव हो जाएगा। जब वो एक्सपेंसिव होगा तो प्रोड्यूसर जारी बात है अपने ऊपर बर्डन नहीं लेगा, उसमें प्रॉफिट तो अर्न करना है, तो वो प्राइसेस को राइज कर लेगा। किसी वजह से लेबर जो है वो अगर स्ट्राइक पे हैं, वेजेस रेज करने की स्ट्राइक पे हैं, तो जैसे ही अगर जो कंपनी है वो वेजेस रेज करेंगी, तो साथ ही साथ उसको अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस भी रेज करनी पड़ेगी। सेम इस तरह अगर आप देखें रॉ मटेरियल में सबसे बड़ा एक हमारा फैक्टर ऑयल भी है, पेट्रोल जो है। अगर पेट्रोल प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो उससे भी क्या होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली आपको प्राइस रेज करनी पड़ेगी। तो ये तमाम जो प्राइसेस रेज हो रही हैं, ये सप्लाई साइड से हो रही हैं। तो इस इन्फ्लेशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर गई, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है कि प्राइसेस रेज करनी पड़ रही हैं और उससे इन्फ्लेशन आ रही है। इसके अलावा कुछ नेचुरल कैलेमिटीज भी हो सकती हैं, जैसे हरिकेन आते हैं, फ्लड्स आते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है, तो उससे भी अगर आप देखेंगे कि क्या होगा, प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, सप्लाई शॉर्टफॉल कर जाएगी, तो उसकी वजह से हमें नजर आएगा कि प्राइसेस जो हैं वो राइज कर जाएंगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ये ग्राफिकल एनालिसिस दिया हुआ है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो सप्लाई हमारी रिड्यूस हो जाती है, एंड सप्लाई का शिफ्ट बैकवर्ड। ये बैकवर्ड शिफ्ट करने की वजह से अगर हम देखें तो प्राइसेस हाई हो गई हैं, बट साथ क्वांटिटी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इन्फ्लेशन गुड है या बैड है? तो ऑब्वियसली आप सबके जहन में एक ही आंसर आएगा कि इन्फ्लेशन बैड है। बट एवरी इन्फ्लेशन इज नॉट बैड। जैसे अगर आप गौर करें, जो पहले हमने सिनेरियोस देखे हैं, तो उसमें जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब थी, तो बेशक इन्फ्लेशन आ रही थी, बट इट इज इंक्रीजिंग क्वांटिटी। और क्वांटिटी इंक्रीज का मतलब क्या है कि जब डिमांड रेज होगी तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और लोगों को जॉब्स मिलेंगी, रोजगार मिलेंगी। तो डिमांड साइड से जो इन्फ्लेशन आएगी वो एक तरह से बहुत ज़्यादा बैड नहीं है। बट अगर आप सप्लाई साइड की बात करें, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें, तो उसमें अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन भी आ रही है, और साथ ही साथ आप देखें कि क्वांटिटी भी रिड्यूस हो रही है। और क्वांटिटी रिडक्शन के नतीजे में क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं उनको ले ऑफ किया जाएगा, उनको निकाला जाएगा, तो आपकी इकॉनमी रिसेशन के अंदर चली जाएगी। तो जो इन्फ्लेशन आपकी सप्लाई साइड से आए, इट इज़ मोर हार्मफुल। अब हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन गुड है या बैड है।
ये भी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हम देख लेते हैं। तो इसमें कुछ को फायदा होता है इन्फ्लेशन से, कुछ को जो है वो नुकसान होता है। अब जो लोग लेंडर्स हैं, अगर उन्होंने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसे लैंड कर दिए हैं और इन्फ्लेशन आ जाती है, मिसाल मैं आपको एग्जांपल के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने किसी से 1000 रुपीज़ लिया है और लोन लिया, तो मैं बोरोर हूँगा और जो मैं लोन देगा वो लेंडर होगा, ठीक है। अब 1000 रुपीज़ लोन लेने लिया हमने और हमारी डील ये हुई कि मैं आपको 10% जो है वो इंटरेस्ट पे करूँगा आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर मैंने उसको लिया 1000 था, रिटर्न मैंने उसको 1100 करना है। बट होता यह है कि एक साल के बाद जो इन्फ्लेशन है वो 10% की जगह 20% हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1000 मैंने उससे लिया था उसकी अब वैल्यू नेक्स्ट ईयर 1200 के बराबर है, बट मैं पे कितना कर रहा हूँ, मैं 1100 पे कर रहा हूँ। मतलब जो 1000 रुपये की चीज़ मुझे पिछले साल मिल रही थी, वही सेम प्रोडक्ट अब 1200 की हो गई है, बट मैं कितना पे कर वापस कर रहा हूँ, मैं 1100 पे कर रहा हूँ, क्योंकि हमने फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात की हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बोरोअर है, मैंने जो लोन लिया हुआ है, मैं क्या होऊंगा, मुझे फायदा होगा इन्फ्लेशन से कि मुझे अब कम पैसे, रियल वैल्यू कम अदा करनी पड़ रही है। जबकि जिस बंदे ने मुझे पैसे दिए हुए हैं वो इन्फ्लेशन से हर्ट हो रहा है कि उसने जो पैसे मुझे दिए हुए थे वो उसको अब कम वैल्यू से पैसे मिल रहे हैं। सेम इस तरह से जिनकी फिक्स्ड इनकम है, ठीक है, जो सैलरीड पर्सन लोग होते हैं, जब भी इन्फ्लेशन आएगी तो जाहिर बात है उनकी जो बास्केट है उनको अपना कट करना पड़ेगा। इस तरह जो लोग पैसे सेव करते हैं, करेंसी के अंदर पैसे जो सेव करते हैं, तो हर जब जब इन्फ्लेशन आएगी तो उनके पास जो भी पैसे पड़े होंगे उनकी परचेजिंग पावर क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। फायदा इन्फ्लेशन का किसको होगा कि जो प्रोड्यूसर है, अगर इन्फ्लेशन से ज़्यादा वो प्राइसेस इंक्रीज कर देता है, जैसे इन्फ्लेशन 2% आए और वो प्रोडक्ट की प्राइस 3% से रेज कर दे, तो उसको फायदा होगा। जिस तरह हमने अभी रिसेंट जो है वो ऑटोमोबाइल कार इंडस्ट्री के अंदर जो है वो देखा कि डॉलर की प्राइसेस जो है वो 20-30% इंक्रीज करती हैं, तो वो अपनी कार्स की प्राइसेस को 40% इंक्रीज कर देते हैं। तो वो एक तरह से 10% हायर प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो इन्फ्लेशन से उनको फायदा हो रहा है। अब इसमें यहाँ पे जो जिस हमने फिक्स्ड इनकम्स की बात की, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जब आप फिक्स्ड इनकम नहीं रखते, बल्कि आप इनकम एडजस्टेड विद द इन्फ्लेशन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब आप जॉब किसी जगह ले रहे होते हैं किसी अच्छी कंपनी में, तो वहाँ जो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो इस तरह से होता है कि जो इन्फ्लेशन के साथ अलाइन हुआ होता है कि अगर इकोनॉमी में पर ईयर जो इन्फ्लेशन रेट होगा उसी रेट से आपको जो है वो वेज रेज दिया जाएगा, ताकि आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है या आपका जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन रह सके। मिसाल के तौर पर अगर इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर 15% आएगी और मेरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो मेरे कंपनी के साथ, तो मुझे नेक्स्ट ईयर वो 15% का रेज देंगे, सैलरी रेज देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं या इसकी कॉस्ट क्या क्या है। कॉस्ट से मुराद ये है कि यानी कि उससे नुकसान क्या क्या हैं एक तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो कॉस्ट है वो शू लेदर कॉस्ट, इसका नाम शू लेदर कॉस्ट इकोनॉमिक्स में इसलिए दिया गया है कि सपोज अगर आप इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो आपको बार बार जो है क्या करना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा पैसे निकलवाने के लिए, तो उससे आपके शूज़ खराब हो जाएंगे। एक मतलब तो उसका ये है डायरेक्ट मतलब, लेकिन इनडायरेक्ट मतलब ये है कि आपको बार बार जब आप जाएंगे तो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, आपका टाइम ज़ाया होगा, आपको बार बार जाके पैसे निकलवाने पड़ेंगे। जिस तरह आजकल के हालात में आप देखें, आपके पास करेंसी हो भी तो आप मार्केट जाते हैं तो वो फ़ौरन इस्तेमाल हो जाती है, फिर आपको दोबारा से जाके न्यू पैसे निकलवाने पड़ते हैं, तो उसमें शू लेते कॉस्ट। फिर सेकंड जो है वो मेन्यू कॉस्ट। मेन्यू का मतलब वही मेन्यू है जो जो रेस्टोरेंट्स में या शॉप्स में जो प्रोडक्ट लिस्ट कैटलॉग्स होती हैं, तो जब भी इन्फ्लेशन आएगी तो उनको वो सारे मेन्यूज न्यू प्रिंट करने पड़ेंगे, तो उसकी एक अलग से कॉस्ट जो है वो प्रोड्यूसर के ऊपर को बियर करनी पड़ेगी। सारे कैटलॉग्स उनको चेंज करने पड़ेंगे, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है तो सारी उनको लिस्टिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो और पुरानी पुरानी जो डीलिंग्स हैं आपकी उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो वो एक मेन्यू, उसको हम मेन्यू कॉस्ट कहते हैं। और कॉस्ट अगर आप देखें इन्फ्लेशन की, तो वो कन्फ्यूजन एंड इनकन्वीनियंस है कि अगर महंगाई बहुत ज़्यादा होगी तो आपकी इकोनॉमी में कन्फ्यूजन रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते, आपने कारोबार करना है नहीं करना आप उसके बारे में डिसीजन नहीं ले सकते। फिर टैक्स डिस्टॉर्शन। टैक्स डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है कि अगर इन्फ्लेशन आए तो आपकी रियल इनकम तो रिड्यूस हो जाती है, बट आपको टैक्स क्योंकि आप नॉमिनल इनकम के ऊपर दे रहे हैं,
जो कि प्राइसेस से एडजस्ट नहीं हुई भी, तो आपको टैक्स हाई पे करना पड़ता है। इसकी मिसाल मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरह अभी जब सैलरीज रेस होती हैं, तो हमारी सैलरी सपोज 10% रेज हुई है, बट इन्फ्लेशन जो है वो 20-30% चल रही है। तो सैलरी रेज होने की वजह से मैं नेक्स्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाऊंगा कि जी जिस पे मेरा इनकम टैक्स हाई हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए, तो रियलिटी में तो मेरी रियल इनकम कम हो गई है, बट टैक्स मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा ड्यू टू रेज इन माय नॉमिनल इनकम। तो ये भी एक कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो इन्फ्लेशन को सबसे पहले हम कंट्रोल कर सकते हैं मॉनेटरी मेजर्स के जरिए से, या जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। मॉनेटरी मेजर्स ये हम ये कहते हैं कि आप इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा दें। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि आप क्या करें, मनी सप्लाई को रिड्यूस करें या मनी इनकम को रिड्यूस करने की कोशिश करें। जिससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो रेज हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट रेज होने के नतीजे में ऑटोमेटिकली जो है वो लोग क्या करेंगे, सेव ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, डिमांड के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम वही जो उसके कॉजेज थे ना, कि डिमांड रेस होने की वजह से इन्फ्लेशन आ रही थी, और सप्लाई फॉल करने की वजह से इन्फ्लेशन आ रही थी। तो कंट्रोल करने का भी वही तरीका है कि या तो डिमांड को हम क्या करें, कम कर दें, या सप्लाई को इंक्रीज कर दें, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तो पहला तरीका क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए से डिमांड को रिड्यूस करने की कोशिश करें। सेकंड जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तरीका है वो है फिस्कल मेजर्स, कि आप फिस्कल पॉलिसी के जरिए से जो है वो डिमांड को कम करने की कोशिश करें। इसमें भी हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएंगे कि आप टैक्सेस को इंक्रीज करें ताकि लोगों की इनकम कम हो, इनकम कम होगी तो कंजप्शन कम करेंगे, डिमांड पे कम प्रेशर आएगा। सेकंड ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो कम कर दे ताकि डिमांड कम हो जाए। थर्ड ये है कि जो टैक्सेस वगैरह हैं, ये भी ड्यूटीज, उसको कम कर दिया जाए। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी पे एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए लिंक पे आप जाकर एक डिटेल्ड की ये मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी कैसे वर्क करती है, वो आप डिटेल वीडियो हमारी देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो। उसके अलावा तीसरा जो कंट्रोल करने का तरीका है वो है बजटरी मेजर्स, कि गवर्नमेंट का जो बजट है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करे। क्योंकि जब गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट होगा, बजट डेफिसिट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, जो टैक्सेस की फॉर्म में आ रहा है, वो कम हो और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो, तो गवर्नमेंट का जो गैप आता है, इसको हम बजट डेफिसिट कहते हैं, खसारा, बजट का खसारा। और ये खसारा अक्सर गवर्नमेंट पूरा करने के लिए प्रिंटिंग ऑफ करेंसी करती है। तो गवर्नमेंट जब भी प्रिंटिंग ऑफ करेंसी करेगी, तो हमने देखा कि वो कॉज ऑफ इन्फ्लेशन है। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि अपने अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करे ताकि जो बजटरी डेफिसिट है वो कम से कम हो। इसके अलावा कुछ और मेजर्स भी हैं जिस वजह से जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें पहला मेजर है कि हम पैदावार बढ़ाएं, सेम वही बात कि सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करें। सेकंड है कि रैशनल वेज पॉलिसी रखेंगे, यानी ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को पैसे दे दें कि डिमांड को वो आसमान पर ले जाएं, ऐसा भी ना हो कि बहुत कम आप वेज कर दें जिससे लोग अपना लाइफस्टाइल ही मेंटेन ना कर सकें। और एक और जो इसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं वो प्राइस कंट्रोल करें, कि अगर कोई कोई कंपनी बिला वजह अगर प्राइस रेज कर रही है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बनता है कि वो प्राइस चेक भी करे, कि प्राइस कंट्रोल करें। तो इन तमाम तरीकों से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सब ने आज सीख लिया होगा कि इन्फ्लेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इन्फ्लेशन होती किस तरह से है, इन्फ्लेशन को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, और इन्फ्लेशन से कौन कौन लोग किस किस तरह से इफेक्ट होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।